हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। सोशियोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, हु रोट द बुक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन दिया है, ए टालकट पार्सन, बी मैक्स वेबर, सी आर के मार्टन, डी है इमाइल दुर्खिम। आंसर इसका डी है, इमाइल दुर्खिम। इमाइल दुर्खिम ने ये जो पुस्तक है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ जो पुस्तक है, इसमें उन्होंने धर्म को केवल आध्यात्मिक घटना ना मान के बल्कि एक सामाजिक संस्था के रूप में देखा है, कि सामाजिक संस्था के रूप में समझाया है। धर्म जो है वो एक सामाजिक संस्था के रूप में है। इन्होंने जो धर्म का अध्ययन किया वो एक ऑस्ट्रेलियन ट्राइब है, ऑस्ट्रेलियन आदिवासी समाज है, उसमें उन्होंने धर्म को एक सामाजिक एकता, सामूहिक चेतना के रूप में देखा कि धर्म जो है वो सामाजिक एकता और सामूहिक चेतना को मजबूत करता है। इनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं, सेक्रेड एंड प्रोफेन, पवित्र और अपवित्र, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना, टोटमिज्म और सोशल सॉलिडारिटी, सामाजिक एकता। दुर्खिम कहते हैं कि जो धर्म है वो समाज को एकजुट रखने में सहायता करता है। धर्म समाज को एकजुट रखता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हु रोट द बुक डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए है पियरे बोर्दू, बी दुर्खिम, सी हर्बर्ट स्पेंसर, डी है टॉनिज। आंसर इसका ए पियरे बोर्दू। पियरे बोर्दू ने ये जो डिस्टिंक्शन पुस्तक लिखी है 1979 में लिखी डिस्टिंक्शन पुस्तक में, इसमें उन्होंने सामाजिक वर्ग की बात की है। सामाजिक वर्ग जैसे कि इन्होंने कहा कि ऐसा भी सामाजिक वर्ग होता है जैसे जिनका जो लाइफस्टाइल है, शिक्षा, भाषा, उनकी अपनी संस्कृति में अपनी जो उनका जो कल्चर होता है उसको देख के जो निम्न सामाजिक वर्ग बनता है। जैसे जो अमीर वर्ग में पैदा हुआ, जो अमीर घर से है, या फिर जो बुद्धिजीवी है, जो एलिट वर्ग है, कुछ ऐसा समाज में जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उनका जो रहन सहन, उनका जो भोजन, उनकी भाषा, उनकी जो संस्कृति है, तो जो निम्न सामाजिक वर्ग है वो उसको फॉलो करते हैं। तो इसमें ये ऊंच नीच का भेद देखते हैं कि ये सामाजिक वर्ग जो है वो पाया जाता है जीवन शैली के आधार पे, पसंद के आधार पर, उनकी संस्कृति के आधार पर, उनका उस संस्कृति पे प्रभुत्व होता है अपना। और ये जो उच्च वर्ग होता है वो संस्कृति और शिक्षा के माध्यम से अपना प्रभुत्व बनाते हैं। इनसे संबंधित कंसेप्ट है कल्चरल कैपिटल, सांस्कृतिक पूंजी, हैबिटस, सोशल रिप्रोडक्शन, सामाजिक पुनरुत्पादन, सोशल क्लास, सामाजिक वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, द गैप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द नॉन मटीरियल एंड मटीरियल कल्चर इज कॉल्ड। संस्कृति के भौतिक और अभौतिक भागों के बीच में जो अंतर पैदा होता है वो किसके कारण होता है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है कल्चरल डिफरेंसेस, सांस्कृतिक भिन्नता, कल्चरल गैप, सांस्कृतिक अंतर, कल्चरल लैग, सांस्कृतिक विलंब, और कल्चरल रिलेटिविज्म। यहाँ पे ये आंसर है इसका कल्चरल लैग। आंसर सी है इसका कल्चरल लैग। कल्चरल लैग ये जो कंसेप्ट है, ये अवधारणा दी है विलियम ऑकबर्न ने। कल्चरल लैग की अवधारणा दी है। इन्होंने कहा कि जो संस्कृति, जैसे जो भौतिक संस्कृति है वो फास्टली चेंज होती है और जो अभौतिक संस्कृति है वो धीरे धीरे बदलती है। भौतिक संस्कृति जैसे मान लो जो फ़ोन है, पहले फ़ोन बटन वाले होते थे, अब वो चेंज होके टच वाले आ गए हैं, तो ये निरंतर बदलती रह रही है। जैसे एआई का ज़माना आ गया है, तो ये भौतिक संस्कृति है वो बदलती है तेज़ी से, और जो हमारे विश्वास, मूल्य, परंपराएं होती हैं वो धीरे धीरे बदलते हैं। तो जैसे तकनीकी का विकास जो है वो तेज़ी से होता है, उसको वो भौतिक संस्कृति है, जल्दी से इसका विकास हो रहा है। और अभौतिक संस्कृति जो हमारे मूल्य और विश्वास हैं,
वो धीरे धीरे बदलते हैं। इसी गैप को उन्होंने कल्चरल लैग कहा है, सांस्कृतिक विलंब कहा है, विलियम ऑफ ऑगबर्न ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु डिफाइंड दैट द कम्युनिटी इज द स्मॉलेस्ट टर्शियल ग्रुप दैट कैन एम्बैरेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ। समुदाय को सामाजिक जीवन के सभी पक्षों को समाहित करने वाला सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह किसने कहा है? ऑप्शन ए है A.W. ग्रीन, बी किंग्सले डेविस, सी मैकाइवर एंड पेज, डी है E.S. बोगार्डस। ये कि जो समुदाय है उसमें सामाजिक जीवन के जितने भी पक्ष हैं वो सभी सम्मिलित होते हैं उसी छोटे समूह में। तो ये कहा है किंग्सले डेविस ने। आंसर इसका बी है। किंग्सले डेविस कहते हैं कि जो ये समुदाय एक सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह होता है, किसी एक क्षेत्र में होता है समुदाय, ये छोटा समूह होता है, इसमें सामाजिक जीवन के जितने भी पहलू हैं सभी पक्ष जो हैं वो शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु हैज़ फर्स्ट फॉर्मुलेटेड द कंसेप्ट ऑफ सोशल फंक्शंस। सामाजिक प्रकार्य की अवधारणा को सबसे पहले किसने स्पष्ट किया है? सामाजिक प्रकार्य सोशल फंक्शन की अवधारणा को। ऑप्शन टालकट पार्सन, बी इमाइल दुर्खिम, सी मैक्स वीवर, डी आर के मर्टन। आंसर इसका इमाइल दुर्खिम है, बी। इमाइल दुर्खिम ने सबसे पहले सामाजिक प्रकार्य की अवधारणा को स्पष्ट किया है। इन्होंने कहा कि समाज में जो समाज है उसमें प्रत्येक संस्था, हर संस्था अपना अपना कार्य करती है जो कि समाज को बनाए रखती है। समाज को एकजुट बनाने के लिए प्रत्येक संस्था अपना अपना कार्य करती है। संस्था जैसे शिक्षा, कानून व्यवस्था, धर्म, ये क्या है अपना अपना कार्य करती हैं। जैसे धर्म जो है वो सामाजिक एकता स्थापित करता है, शिक्षा समाजीकरण स्थापित करती है और कानून जो व्यवस्था को बनाए रखता है। जब ये संस्थाएं अपना अपना फंक्शन करती हैं, अपना अपना कार्य करती रहती हैं, इसी से फिर समाज की व्यवस्था जो है वो बनी रहती है। तो ये समाज को बनाए रखने में संस्थाएं अपना अपना कार्य करती हैं, इसी को इन्होंने प्रकार्यवाद के रूप में समझाया है। जो इमाइल दुर्खिम है उनको पहला प्रकार्यवाद का प्रवर्तक माना जाता है, पायनियर ऑफ फंक्शनलिज्म कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, द डिफरेंस अकॉर्डिंग टू वेबर बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी लाइज विद। वेबर के अनुसार पावर एंड अथॉरिटी के बीच अंतर किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए है रैशनैलिटी, बी लेजिटिमेसी, सी अकाउंटेबिलिटी, डी अपॉर्चुनिटी। आंसर इसका बी है कि जो वेबर ने कहा कि जो पावर है, पावर और अथॉरिटी, इसके बीच में जो गैप है, जो अंतर है वो किसका है? वैधता का। पावर क्या होता है? पावर जो कि दूसरों को अपनी इच्छा दूसरों पर लागू करने की जो क्षमता होती है उसको पावर कहते हैं। और वही पावर को अगर वैधता मिल जाए, वैधता मीन्स वो उसको लोग मानते हों, उसको लोग सच में मानते हों, खुद से मानते हों, तो वो वैध है, वो वैध शक्ति होती है। तो इसके बीच में जो पावर के बीच में जो ऐसे तो पावर तो किसी के भी पास होगी, लेकिन अगर उसको लोग मानते नहीं, ज़बरदस्ती किसी को मनाया जा रही है, अपनी बातें थोपी जा रही हैं, वो वैध नहीं होगा। अगर कोई अपनी इच्छा दूसरों पे लागू करने की क्षमता रखता है और लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको मानते हैं, तो वो वैध है। वही वैध के बीच में क्या है, जो अंतर है वो है वैधता का। शक्ति और प्राधिकार के बीच में जो मुख्य अंतर बताया वेबर ने, वैधता का है, लेजिटिमेसी का। और इस जो अथॉरिटी है, टाइप्स ऑफ अथॉरिटी उन्होंने बताए हैं। एक है ट्रेडिशनल अथॉरिटी, पारंपरिक प्राधिकार, जो कि जो परंपरा से चला आ रहा है प्राधिकार, जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसी जो परंपराएं होती हैं, इस तरह की जो परंपराएं होती हैं वो ट्रेडिशनल अथॉरिटी में आती हैं। क्रिस्मेटिक अथॉरिटी, ऐसा जिसमें कोई ऐसी लीडरशिप की क्वालिटी होती है कि लोग उसको मानते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनको समझते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी। महात्मा गांधी लीगल रैशनल अथॉरिटी, वैधानिक तार्किक प्राधिकार, जो कि कानून से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच थिंकर गिव द कंसेप्ट ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस।
आइडेंटिटी क्राइसिस की अवधारणा किस विचारक ने दी है? ऑप्शन ए है वाई सिंह, बी बी एस फ्रेंड, सी ई एरिक्सन, डी है जॉनसन। आंसर इसका सी है ई एरिक्सन। ई एरिक्सन ने आइडेंटिटी क्राइसिस की अवधारणा दी है कि जो 15 से लेके 19 तक की एज के जिनकी एज होती है 19 तक की एज की होती है, उनको किशोरावस्था कहते हैं, अडोलसेंस कहते हैं। तो उनको जो क्राइसिस आती है अपनी पहचान से संबंधित, सामाजिक भूमिका, उनकी समाज में क्या भूमिका है, उनकी क्या पहचान है, तो भविष्य को लेकर जो उनका भ्रम, जो उनका अनुभव होता है, उसी को उन्होंने आइडेंटिटी क्राइसिस कहा है। और ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस है वो जो किशोरावस्था होते हैं, किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं उनमें होती है। इनसे संबंधित हु दे आर, अपनी पहचान, सामाजिक भूमिका, उसकी फ्यूचर आइडेंटिटी, भविष्य की पहचान, अडोल्सन, ये इनके की टर्म्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अकॉर्डिंग टू परेटो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेजिड्यू? परेटो के अनुसार निम्न में से कौन सा रेजिड्यू है? ऑप्शन ए है कास्ट, बी पावर, सी जेंडर, डी सेक्स, जॉनलिंग। आंसर इसका है पावर। जो रेजिड्यू है वो कौन सा रेजिड्यू है? वो है पावर। मान लो कोई रेजिड्यू ऐसी है जो कि व्यक्ति के व्यवहार से संबंधित है, उसके इमोशन से संबंधित होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जिस सत्ता पे है तो उसके साथ जो पावर है उसके साथ उसके इमोशंस जुड़े हैं, कैसे वो व्यवहार करता है, वो सारी उसकी भावनाओं से, उसकी प्रवृत्ति कैसी है, उसको वो उसमें उसके व्यवहार में मौजूद होता है रेजिड्यू। इन्होंने सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स, अभिजन संरचन की रेजिड्यूज और लॉजिकल एक्शंस, तार्किक क्रियाएं, नॉन लॉजिकल एक्शन में इन्होंने ये जो अतार्किक क्रियाओं का अध्ययन किया है समाजशास्त्र में, उसमें रेजिड्यू की बात की है और डेरिवेटिव्स की बात की है। रेजिड्यू और डेरिवेटिव्स की बात की। रेजिड्यू वो होते हैं जो कि जैसे व्यक्ति के जो व्यवहार में झलकता है, उसके व्यवहार में जो आ जाती है, जो उसकी प्रवृत्ति होती है, जो उसकी भावनाएं हैं, वो उस पर अपना प्रभाव डालती हैं, वो अतार्किक नॉन लॉजिकल एक्शंस में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु यूज लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशंस? लघु और बृहद परंपराएं की अवधारणाएं किसने दी हैं? ऑप्शन ए है एमन श्रीनिवास, बी मैकम मैरियट, सी मिल्टन सिंगर, ऑप्शन डी है रॉबर्ट रेडफील्ड। आंसर इसका डी है रॉबर्ट रेडफील्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड ने ग्रेट ट्रेडिशंस और लिटिल ट्रेडिशन की अवधारणा दी है। ग्रेट ट्रेडिशन जो बृहद परंपरा है उसमें शिक्षित और दार्शनिक संस्कृति को दर्शाती है, वो वर्ग आता है। जबकि जो लघु परंपरा है, लिटिल ट्रेडिशन है, उसमें लोक, ग्रामीण और संस्कृति को दर्शाती है। इसमें जो भारतीय ग्राम अध्ययन में है अवधारणाएं, ये जो अवधारणाएं हैं वो भारतीय ग्राम अध्ययन में महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन इज एसोसिएटेड विद विच सोशियोलॉजिस्ट? सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन की अवधारणा किस समाजशास्त्री से जुड़ी है? ऑप्शन ए है होमन्स, बी ब्लॉ, सी मिल्स, डी बेवलिन। आंसर इसका सी है मिल्स। मिल्स ने सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन की अवधारणा दी है, जिसका अर्थ है कि व्यक्तिगत समस्याओं और सामाजिक मुद्दों के बीच के जो संबंध है उसको समझना। जैसे कोई व्यक्ति के पास कोई नौकरी नहीं है तो वो उसकी खुद की पर्सनल प्रॉब्लम है। अगर उसी एरिया में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो पढ़े लिखे हैं या फिर उनके पास स्किल है लेकिन उनके पास जॉब नहीं है, तो वो क्या है? बेरोजगारी। तो इसी कंसेप्ट को उन्होंने समझाया सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन में। So thank you for watching video.